नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल दिस वन। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमें गिवन है f इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y ई की पावर x, और हमें दिख रहा है कि जो ये फंक्शन है वो किस में है, वो सर y, y डैश और x तीनों वेरिएबल में फंक्शन है। तो हम यूलर इक्वेशन लगाएंगे। यूलर इक्वेशन में हम f को y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, जिस चीज की वैल्यू चाहिए वो अलग ही पहले निकाल लिया है, वैल्यू पुट करी, दोनों में 2 2 2 कॉमन आ रहा था तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये बचता है। इसके बाद हमें यहाँ दिख रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर की होती तो हम वेरिएबल सेपरेट से सॉल्व कर देते, लेकिन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें हम CF और PI मतलब हायर ऑर्डर जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे सॉल्व करने के लिए CF और PI तरीके के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो देखिए CF निकलेगा, PI दूसरी तरफ है फंक्शन तो PI भी निकलेगा। तो क्या करा हमने, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इजिकल टू ई एक्स, इसको हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज किया। तो यहाँ पर डी के स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एम की दो वैल्यूज आ गई। एम की दो वैल्यूज कैसी हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, जब रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है, जैसे मान लिया हमारी m की दो वैल्यू है, m इज इक्वल टू एक आई m1 और एक आई m2, ठीक। तो दो अलग अलग जब वैल्यू होती है उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा CF होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, वो निकलता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। और यहाँ पर हमारी m की जो वैल्यू आई है एक +1 आई है और -1। तो देखिए इसकी जगह +1 रख दिया तो ये हो गया C1 e की पावर x और प्लस C2 e की पावर माइनस रख दिया सेकेंड वैल्यू तो -x। ये हमारा CF आया। तो इस तरीके से ये हमारा CF आ गया। तो मैं बता दूं भाई आपको अगर ये CF और PI नहीं निकालने आते हैं, क्योंकि इसमें आगे भी चल के बहुत सारे क्वेश्चन पे इनकी नीड पड़ेगी, तो इसके लिए भी हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां आपको 5 से 6 वीडियो मिलेगी जहां पर हमने सारे CF कैसे निकालें और सारे के सारे PI के टाइप्स बताए हुए हैं, वो आप कर लेंगे तो आई होप आपको ये वाली कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशानी नहीं देगी, ठीक है। तो CF अब आ गया और फिर इज इक्वल टू ई की पावर x है। इस पार्ट के लिए हमें PI फाइंड करना है। तो देखिए PI के लिए भी मैं आपको फंडा बता दूं कैसे सॉल्व होता है। इसके लिए जब 1 अपॉन हमारा ऐसा है फंक्शन डी स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर x, तो देखिए ई का x का कोफिशिएंट रखा जाता है डी की जगह, और यहां से दो केस जनरेट होते हैं। अगर x का कोफिशिएंट रखने पे वैल्यू 0 ना बने तो हम आगे रूल आउट करते हैं। जैसे अगर यही क्वेश्चन हमारा ऐसा होता डी स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर 2x होता, तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2 को मैं d की जगह रखता तो ये हो जाता 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 ई की पावर 2x, और ये हो जाता 1 अपॉन 3 ई और ई की पावर 2x ऊपर। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है ऐसे कि जब ये x का कोफिशिएंट यहाँ रखकर वैल्यू आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, x का कोफिशिएंट 1 है और 1 को मैं यहाँ रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में वैल्यू पुट ना करके 0 बन रहा हो तो पुट ना करके हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब इसमें वो कांस्टेंट ऐड कर देंगे और e की पावर x वाले को आगे ले जाएंगे और यहाँ 1 बच जाएगा। तो देखिए यही मैंने किया, क्योंकि यहाँ 1 था, 1 यहाँ रखूंगा तो 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया जो कोफिशिएंट, जो यहाँ पर कोफिशिएंट था x का, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ ये आगे यहाँ 1 बच गया। तो अब इसका होल स्क्वायर खोला तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया e की पावर x दिस 1। अब ये 1 क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है, और इसके लिए भी PI अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। इसके लिए PI कैसे निकालते हैं, जो लीस्ट पावर ऑफ d होती है उसे कॉमन ले लेते हैं पूरा कोफिशिएंट सहित। तो 1 बनाना है होता है हमें, तो 2d हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बन गया 1 और यहाँ पर आ गया d/2। अब 1 अपॉन 2d को साइड रखेंगे, 1 प्लस d/2 को हम ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएगी, और 1 प्लस x की पावर -1 का फॉर्मूला इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो e की पावर x 1 अपॉन 2d ये, और जो ये था इसको हमने ओपन कर दिया, 1 माइनस x ये रहा प्लस x स्क्वायर बाई 2
इस तरीके से हमने आगे सॉल्व कर दिया। अब देखिए 1 है, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से क्या 1 आएगा 1। ये डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, डबल डिफरेंशिएशन 0, 1 का तो कितनी भी बार कांस्टेंट है, कितनी बार डिफरेंशिएशन कर लो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 1 की केवल 1 से मल्टीप्लाई हुई, ये आ गया 1, तो e की पावर x बाई 2 ये रहा। और 1 अपॉन डी का मतलब होता है, देखिए सिंपल डी का मतलब होगा डिफरेंशिएशन और 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन डी किसका 1 का, तो 1 अपॉन डी मतलब इंटीग्रेशन करते हैं 1 का तो क्या होगा x, और ये 2 ये रहा और ये e की पावर x। तो ये हमारा पीआई आ गया। तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ हमारा ये था, पीआई हमारा ये था, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आप सी एफ और पी आई जरूर पढ़ लें। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ कर्व कैन बी फंक्शन दिस वन, ये फंक्शन दिया है और ये हमारी बाउंड्री कंडीशन दी है और बताइए कि फंक्शन एक्सट्रीमाइज होगा कब। तो हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन लिख लिया, यूलर इक्वेशन लगा ली, फंक्शन तीनों वेरिएबल पे है, यूलर इक्वेशन लगाई, सॉल्व किया, सेम वही डबल डेरिवेटिव मिल गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, सॉल्व करा, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा। अब आप समझते हैं y इक्वल टू ये हमारा आ गया। बाउंड्री कंडीशन होल्ड करा के देखेंगे और फिर हमें बताना है कि किस कर्व के लिए फंक्शन एक्सट्रीमाइज है विद दिस बाउंड्री कंडीशन। यहाँ बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवानी है, बतानी है इस बाउंड्री कंडीशन के लिए कौन सा जो वो कर्व होगा जो एक्सट्रीमाइज होगा। तो C1 और C2 की वैल्यूज के लिए यहाँ पर हमने पहले 0 रखा, x की जगह 0 रखा तो C2 की वैल्यू आ गई 0, फिर 1 रखा तो फिर C1 की वैल्यू भी आ गई 0, C1 और C2 पुट कर दिए इक्वेशन 1 में तो y इज इक्वल टू आ गया x क्यूब, जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल फंक्शन है फॉर दिस फंक्शनल। ठीक, बहुत ही सिंपल है, आगे चलेंगे। ओके, वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाइंड द कर्व ऑन विच फंक्शनल दिस बाउंड्री कंडीशन कैन बी एक्सट्रीमाइज। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके उठे हैं कि गिवन फंक्शन हमें फंक्शनल दिया है। ठीक, इसमें फंक्शन है एक्स क्यू अपॉन वाई डेस का स्क्वायर, यूलर इक्वेशन लगाई हमें क्योंकि फंक्शन y से फ्री है तो डी एफ अपॉन डी वाई 0 होगा, करा, इंटीग्रेशन करी 2 हट जाएगा, इंटीग्रेशन करा तो ये एक्स क्यू अपॉन वाई डैश की होल क्यू इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने कांस्टेंट C1 क्यूब मान लिया, क्यों ये भी क्यूब ये भी क्यूब तो इसे भी कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने फिर क्यूब हटा दिया सारे से तो वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 एक्स, 1 अपॉन C1 को हमने C मान लिया, वाई डैश इज इक्वल टू सी एक्स, इंटीग्रेशन करा, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बाई सी एक्स, इंटीग्रेशन करा तो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी। फिर हमने ये बाउंड्री कंडीशन लगाई, x बराबर 0 रखा तो हमारा ये केस आया, x बराबर 2 रखा तो हमारा ये केस बना। दोनों को सॉल्व करा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी एलिमिनेशन मेथड, किसी से भी सॉल्व करेंगे, 10th स्टैंडर्ड का प्रोसेस है ये। सॉल्व करी, C1 और C2 की वैल्यू, सॉरी C और D की वैल्यू आ गई, देन पुट दीज फंक्शन, इसमें C और D की वैल्यू पुट करी तो हमारा जो एक्सट्रीमल फंक्शन बन गया फॉर दीज बाउंड्री कंडीशन के लिए वो क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी चल रहा है, ठीक, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अभी तक यहाँ काफी सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। सो नाउ फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पिछली वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे थे कि हमें एक्सट्रीमल बताना है इस फंक्शन के लिए। तो हमारा ये हमारा फंक्शन है जो फ्री फ्रॉम एक्स है, आप देख रहे होंगे इसमें एक्स नहीं है, ठीक, तो नहीं है तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल विच फंक्शन फ्री फ्रॉम एक्स इज दिस वन, स्पेशल केस है ये। ठीक, मैंने पढ़ाया, आगे आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर पे। तो f की जगह वैल्यू रखी माइनस वाई डैश और फिर इस f की जगह ये वैल्यू रख दी, ठीक, डेरिवेटिव कर दिया है इसने। देखो y डैश के रिस्पेक्ट में करना है तो आप देख रहे होंगे ये 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएगा और y डैश का स्क्वायर करेंगे तो -2 इसकी पावर -3 आता, वो नीचे आ गया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, आगे देखेंगे ये सेम है। फिर क्या करा हमने, भाई y डैश से y डैश कैंसिल हो गया, 2 पावर बची, माइनस माइनस +2 और ये
इजकल टू कांस्टेंट। एलसीएम ले लिया भाई, सेम था, तो भाई ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया 3 इंटू वाई स्क्वायर। कॉन्स्टेंट 3 को इस कॉन्स्टेंट के नीचे लाएंगे तो एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा C1। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा क्या, वाई डैश स्क्वायर, इसे इधर C1 को नीचे ले आएंगे, 1/C1 डैश 1 प्लस, आप जरूरी नहीं ये कांस्टेंट कुछ और भी मान सकते हैं एज योर विश। ठीक, तो केवल समझाने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन एमएससी लेवल की इतनी हार्ड कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये तो अब आपको बच्चों का खेल लगना चाहिए। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। इस अंडर रूट वाले को हमने क्या मान लिया, एक अनदर कांस्टेंट मान लिया, तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, वाई वाले एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ। ठीक, अब देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता तो साइन रख के साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन 1 प्लस वाई स्क्वायर हाइपरबोलिक में चल जाएगा, तो y बराबर क्या लिख दिया हमने, साइन हाइपरबोलिक एक्स रख लिया। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी होता है, जैसे होता है ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, तो लेकिन इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर का होगा साइन इनवर्स वाई, हाइपरबोलिक इनवर्स वाई इजकल टू, इसका करेंगे C1x प्लस डी। ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला यूज करा है। ठीक, तो y बराबर ये इधर चले जाएगा, साइन हाइपरबोलिक C1x प्लस डी, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल हो गया। इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बस, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड दिस एक्सट्रीमल, इसके लिए एक्सट्रीमल फाइंड करना है। क्या करा, फंक्शन है y डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y साइन एक्स, यूलर इक्वेशन लगाई, सॉल्व करा हमने अपना क्वेश्चन, डबल डेरिवेटिव आ गया, और चलिए देखो सिंगल डेरिवेटिव था तो वेरिएबल सेपरेट से हुआ, डबल डेरिवेटिव है तो भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन से CF निकलेगा और राइट साइड वालों के लिए PI निकलेगा, और भाई 1/d² प्लस 1 इंटू 2 इंटू साइन एक्स के लिए जो PI निकलता है वो फॉर्मूला यह है, 2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो क्या आ गया भाई, -2 से 2 गया माइनस कॉस एक्स, ये आपका PI आ गया, ये आपका CF आ गया, ये आपका CF, ये आपका PI, और तो दोनों को मिलकर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन गया, CF प्लस PI इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और देखिए CF और PI ये काफी लॉन्ग टॉपिक है, तो आई होप आप पहले अगर वीडियो देख लें तो मैं गारंटी देता हूं, वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पर जहां मिस्टेक हो सकती है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है, ठीक, बाउंड्री कंडीशन दी है, तो हमने फंक्शन लिख लिया, यूलर इक्वेशन लगाई, सेम थिंग, डबल डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर है, या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो m के CF का यूज करेंगे। देखो जब इमेजिनरी आता है तो कॉस और साइन में आता है, और जब रियल आता है तो e की पावर में आता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, ये सारी चीज मैं वहां पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सेम अभी जैसे क्वेश्चन करा था, साइन वाले के लिए हो जाता है x/2 कॉस, और कॉस वो माइनस x/2 कॉस, और कॉस वाले के लिए हो जाता है x/2 साइन। 2 बाहर सॉल्व करा, ये आ गया PI, ये आ गया CF, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया CF PI। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है, पिछले वाले क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं थी, यहाँ आंसर हो गया था। इसमें बाउंड्री कंडीशन है कि x का मान 0 रखो, x का मान 0 रखो तो 0 आ रहा, तो भाई x का मान 0 रखा तो cos 0 1 तो C1, sin 0 0 0, तो ये 0, ये C1 की वैल्यू 0। फिर पाई रखा तो cos पाई -1, ठीक, वैसे C1 0 है तो अभी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा मैं समझाता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्टेक सी है। क्या हुआ कि जब हमने 0 रखा, y 0 इक्वल टू 0 रखा, तो हमारे रिजल्ट मिला C1 इक्वल टू 0। अब मैं y पाई इज इक्वल टू 0 रखता हूं, तो इसकी जगह आ गया 0 इज इक्वल टू C1 cos पाई प्लस C2 साइन पाई प्लस पाई साइन पाई। अब देखो C1 की वैल्यू 0 तो ये वाली टर्म 0 प्लस साइन पाई C2 इंटू 0 प्लस साइन पाई 0 इक्वल टू 0। अब तो भाई
C1 तो निकल गया, पर सेकंड बाउंड्री कंडीशन से C2 तो निकल ही नहीं रहा है, वो तो वैसे ही जीरो हो जा रहा है, चाहे C2 कुछ भी हो। इट मीन्स C2 कुछ भी हो हमेशा क्या होगा, इनटू में जीरो आने से ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगी। इट मीन्स C2 क्या है, C2 इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका कोई भी वैल्यू होना यहाँ पर कोई फर्क नहीं लाता है, क्योंकि इक्वल टू में जीरो है, इसलिए हमने लिखा है C2 इज आर्बिट्रेरी। मतलब कि अब C2 की वैल्यू ही नहीं आ रही बाउंड्री कंडीशन से, C1 तो जीरो है लेकिन C2 नॉट इक्वल टू जीरो, इट बिकम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने कुछ भी मान लेंगे, मान लिया उसको एक C मान लिया मैंने, एक C। ठीक, तो C2 को C मान लिया, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि C2 जीरो नहीं हो सकता यार, क्योंकि जीरो साथ में है। ठीक, तो y इज इक्वल टू C साइन x, C1 तो जीरो था, C मान लिया C2 को, C साइन x प्लस x साइन x, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल हो गया। यहाँ C मान लिया है C2 को, कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। ठीक है, सेम थिंग है दिस फंक्शनल, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, हैज नो सॉल्यूशन, बोला नो सॉल्यूशन, ये मिक्स्ड फॉर्म है, जिसे पढ़ते हैं 4 से 1/2। ठीक है, तो ये होगा 9/2 हो जाएगी। तो ये फंक्शन दिया, y डैश नहीं है इसमें, तो यूलर इक्वेशन लगाई, y इज इक्वल टू 3/2x आ गया। 1 लगा के देखा, y 1 रखा तो 3/2 आ रहा, y 3 रखा तो 9/2 आ रहा। तो देखो 3 रखने में तो ठीक है, लेकिन 1 रखने में तो 1 आना चाहिए था, यहाँ 3/2 आ रहा है। जब भाई x की जगह 1 रखने में 3/2 आ रहा, दिस इज नॉट एक्सट्रीमल बिकॉज डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन बाउंड्री कंडीशन, दिस फंक्शन इज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। मतलब ये फंक्शन क्या है, ये एक्सट्रीमल नहीं है, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन सॉल्व ही नहीं करता। इसका मतलब इस फंक्शन के पास ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है जो इस बाउंड्री, क्योंकि सॉल्यूशन तो एक ही निकलेगा ना। ठीक है, एक सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक सॉल्यूशन आएगा, और वही सॉल्यूशन क्या है, होल्ड नहीं कर रहा, तो ऐसा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जो इसे होल्ड कर दे। ठीक, आगे चलेंगे। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। देखिए सेम क्वेश्चन अब डायरेक्ट दिया है, इंटीग्रेशन 0 से 1 दिस 1 dx फॉर दिस कंडीशन, एक्सट्रीमाइज करना है। फंक्शन f दिया है, यूलर इक्वेशन लगाई, हायर देखो टू ऑर्डर की मिलेगी, तो भाई उसको ऑक्सिलरी से सॉल्व करना है। देखो यहाँ रियल वैल्यूज आई थी प्लस माइनस, तो e की पावर में बना। ठीक, तो ये आपका आ गया। अच्छा ये ध्यान देंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन की इस तरफ अगर जीरो हुआ तो केवल CF निकलेगा, लेकिन इस तरफ कोई फंक्शन हुआ तो PI भी निकलेगा। ठीक है, तो जैसे देखो इसके इस तरफ जीरो था, तो CF ही इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और जब ये आ गया तो हमने बाउंड्री कंडीशन लगा दी, क्या लगाई, जीरो रखा, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो क्या हो गया भाई, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। फिर 1 रखेंगे, e की पावर 1, e की पावर 1 e की पावर -1 माइनस e। ठीक, अब क्या करा इसने भाई, इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व किया तो देखो जब सॉल्व करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा C1 की वैल्यू, ये आ जाएगी अब सॉल्व करना आप जानते हैं यार, C1 C2 की वैल्यू लास्ट में दोबारा यही इक्वेशन 1 में पुट कर दो फ्रॉम 1, तो ये हमारा कॉमन आ गया, बेस सेम है, E1 वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, जिसे बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक x। ठीक, और x की जगह 1 रख दो, तो ये नीचे वाली टर्म्स आ जाएंगी, इसे बोलेंगे साइन हाइपरबोलिक 1। ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इसी वजह से। ठीक, सेम क्वेश्चन ये है कि फंक्शन दिया है, लिमिट दी है, और आपको आगे सॉल्यूशन निकालना है। तो f दिया है, x से फ्री है। ठीक, यूलर इक्वेशन में चाहे रखकर डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, देखो डबल डेरिवेटिव के इक्वल टू में 0 है, तो केवल ऑक्सिलरी इक्वेशन से CF सॉल्यूशन होगा। आई वाला है तो कॉस और साइन दोनों में होगा, और CF होगा। PI नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, फंक्शन नहीं है किसी चीज का। 0 के अलावा कुछ भी होगा, 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट हो जाए, e की पावर x हो जाए, पॉलिनोमियल हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, तो PI निकालते हैं इक्वल टू में। ठीक, फिर बाउंड्री कंडीशन होल्ड करवा ली कि 0 रखा तो भाई cos 0 क्या होता है 1, तो C1। ठीक, और साइन 0 0, तो क्या हो गया भाई C1 इक्वल टू 0। π/4 रखा भाई, π/4 है तो π/2, ये π/2 यहाँ π/2,
तो इसकी पाई/2 में वैल्यू मतलब 90 में वैल्यू 0, इसकी क्या हो जाएगी 1, तो क्या हो जाएगा C2 आ जाएगा आपका, C2 1। अब C2 की वैल्यू रख दो, C1 0 है तो आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है यार, आप देखोगे तो कोई चीज टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा है, समझने वाली चीजें हैं। डेरिवेशन, ठीक, अभी आने वाला है डेरिवेशन, जल्दी शुरू करेंगे। तो देखिए, इफ द एक्सट्रीमल ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशंस इन पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शन निकालना है इस बाउंड्री कंडीशन के लिए, ठीक, और वो क्या होना चाहिए, पैराबोला जो पासिंग थ्रू होता है ओरिजिन से। तो ठीक है, फंक्शन दे रखा है, बिल्कुल यूलर इक्वेशन लगा दी, क्योंकि फंक्शन y से इंडिपेंडेंट था तो ये फर्स्ट 0 हो जाएगा। यूलर इक्वेशन लगाई, इंटीग्रेट किया तो ये आ गया भाई क्या, y डैश, ये आ गया C1x/2। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, C1x²/4 प्लस C1, इट इज पैरा, है ना, y इज इक्वल टू x² वाली टर्म्स, लाइक अ पैराबोला। ठीक, अब इसमें बाउंड्री कंडीशन होल्ड करवा दी, अल्फा और x की जगह 0 रखकर, x की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, y इज इक्वल टू C2, अब y की जगह अल्फा का मान क्या गया, C2 का मान अल्फा आ गया। ठीक, और जब 2 रखेंगे x की जगह, x की जगह 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट गया, C1 प्लस इसकी जगह अल्फा, ठीक, C1 प्लस अल्फा वो बीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज हमने y पे रख दी, तो देखो C1 की वैल्यूज भी रख दी ऊपर, x²/4 प्लस C2 की वैल्यू भी रख दी। बट आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज पासिस थ्रू दी ओरिजिन, इट इज पासिस थ्रू दी ओरिजिन, तो x और y 0 हो जाएगा, x भी 0 y भी 0, तो x 0 तो अल्फा माइनस ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 0, और इसी की वैल्यू हमें पूछी गई थी। सिंपल क्वेश्चन, देखो दिखने का बड़ा होगा पर चीजें सारी सेम हो रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, कुछ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं, ये सारे क्वेश्चन का एक्सट्रीमल फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो ये आप फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी। ओके, बाय।